गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी में 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे, उसके बाद स्टॉक एंड फ्लो पढ़ेंगे। चैप्टर चल रहा है फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसा कि सेंटेंस से ही आप समझ सकते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी कि इनकम का जो फ्लो है वो सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है, एक चक्र बनता रहता है इकोनॉमी में, तो उसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। वो चक्र किसके बीच में बनता है? वो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में। कहने का मतलब है कि प्रोड्यूसर्स यानी फर्म और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनको जो भी फैक्टर पेमेंट्स मिलती है, जो इनकी फैक्टर इनकम्स होती है, फैक्टर इनकम के रूप में इनके पास चला जाता है और उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए ये फिर उसे खर्च करते हैं, फिर वो फर्म में चला जाता है। तो ये सर्कल चलता रहता है इकोनॉमी में, तो इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। तो इसे फिर से समझ लेते हैं अच्छे से। तो मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का अर्थ है कि साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में एक इनकम जनरेशन का चक्र, एक ऐसा चक्र जिसमें इनकम जनरेट होती है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, और फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। और फाइनली क्या होता है कि हाउस होल्ड से, जब वो हाउस होल्ड के पास चली जाती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास किस में चली जाती है? हाउस होल्ड के पास चली जाती है, तो हाउस होल्ड फिर उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करते हैं और फिर वो फर्म के पास चली जाती है। इस तरह से एक चक्र चलता रहता है जिसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। ये हम आगे और डिटेल में समझेंगे जब अगला टॉपिक आएगा इसका। तो इसमें 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके 3 फेजेस क्या होते हैं ये समझने हैं। इसके 3 फेजेस हैं: जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन यानी कंजम्पशन फेज। 3 फेज सर्कुलर फ्लो के होते हैं। पहला है जनरेशन फेज। जनरेशन फेज में इनकम जनरेट होती है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होती है वो इनकम, और डिस्पोजिशन या कंजम्पशन फेज में वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा वो कंज्यूमर गुड्स, जो भी उनके अपने जरूरत की चीजें हैं, उनमें उनको खरीदने के लिए खर्च कर दी जाती है। तो ये 3 फेजेस इसके सर्कुलर फ्लो के होते हैं। पहला जनरेशन फेज। इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ सर्विस एंड जनरेट इनकम। तो पहला फेज है जो जनरेशन फेज है, उसमें क्या होता है कि जो फर्म है वो गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन करती है। किसकी सहायता से? फैक्टर सर्विसेज की सहायता से। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो अपनी सर्विसेज देते हैं और उनकी सर्विसेज की सहायता, उनकी सेवाओं की सहायता से वो क्या है? वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन करती है और एंड जनरेट इनकम, और इनकम जनरेट करती है। उसके बाद सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में this phase involves the flow of factor income, rent, wage, interest and profit from firms to household. इसमें जो सेकंड फेज है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इसमें जो इनकम का फ्लो है वो रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में किसके पास चला जाता है? हाउस होल्ड की तरफ चला जाता है। फ्रॉम फर्म से हाउस होल्ड की तरफ चला जाता है। रेंट, वेज, इंटरेस्ट और
प्रॉफिट के रूप में। रेंट किसको मिलता है? रेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड के बदले में रेंट मिल जाता है, लेबर को उसके बदले में वेजेस मिल जाती है, और कैपिटल को उसके बदले में क्या मिल जाता है? इंटरेस्ट मिल जाता है, और एंटरप्रेन्योरशिप में उसके बदले प्रॉफिट मिल जाता है। थर्ड है डिस्पोजिशन या कंजम्पशन फेज। डिस्पोजिशन या कंजम्पशन का मतलब खर्च करना तीसरा फेज है कि जब इनकम उनको मिल जाती है हाउस होल्ड्स को, तो फिर वो उसे खर्च करते हैं क्योंकि जरूरत की चीजें उन्हें खरीदनी होती हैं, तो उसके लिए वो उसे खर्च करते हैं। इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म। इस फेज में जो इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा रिसीव की जाती है उसे वो खर्च कर देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के, जो फर्म के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड बाय फर्म के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको खरीदने के लिए वो खर्च कर देते हैं। तो इसे डिस्पोजिशन यानी कंजम्पशन फेज कहा जाता है। अब मैंने यहाँ और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिख दिया कौन से होते हैं, वैसे तो आप समझ गए होंगे, कई बार आ जाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बार बार हम बोल रहे हैं ये है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इनका जो रिवॉर्ड है, इनके काम के बदले में जो इनको पैसा मिलता है या इनकम होती है, वो इस रूप में होती है। लैंड की रेंट के रूप में हो जाती है, और लेबर की वेजेस के रूप में हो जाती है, यानी कि जो लैंड होती है उसके बदले में उसे रेंट मिलता है, लेबर जो काम करती है उसके बदले में उसे वेजेस या मजदूरी मिलती है, कैपिटल जो पूंजी लगाई जाती है तो उसके बदले में उसे इंटरेस्ट मिलता है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है जो यानी कि जो ओनर होता है, जो ओनरशिप होती है उसको उसके बदले में उसे प्रॉफिट मिल जाता है। अब है स्टॉक एंड फ्लो। अब इसमें स्टॉक और फ्लो को समझना है। स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। स्टॉक क्या है? स्टॉक इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय के एक बिंदु पर, यानी कि किसी भी टाइम, जैसे कि राइट 10 o'clock 10 बजे, 11 बजे, या किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी चीज को जो भी मापा जाए, जो भी चीजें काउंट की जाए, तो वो होता है स्टॉक। इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल, यानी कि यह उस वेरिएबल से रिलेटेड है जो किसी एक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी भी एक समय बिंदु पर मेजर किया जाता है, यानी कि मापा जाता है। जैसे कि हम ठीक 10 बजे क्लास में पूछें कि इस टाइम बच्चे कितने हैं क्लास में, सपोज 40 हैं, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। यानी कि हम ये पूछें कि 11 बजे बैंक में जाके कि आज हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो अकाउंट का जो बैलेंस देखें, तो वो भी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। तो एक किसी भी पॉइंट पर अगर जब हम किसी चीज को नापते हैं तो वो होता है स्टॉक। एग्जाम्पल है स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 मार्च 2020। यानी 31 मार्च को हमने गोडाउन में देखा कि कितना स्टॉक है हमारा गुड्स का, तो वो उसका स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया, स्टॉक हो गया। अब फ्लो क्या है? इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यहां ध्यान रखना है, जब स्टॉक आता है तो पॉइंट ऑफ टाइम आता है, और अगर जब फ्लो आता है तो पीरियड ऑफ टाइम आता है। तो क्या है? ये एक समयावधि, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब समयावधि, यानी कि ड्यूरेशन, यानी कि जैसे कि 10 से 11 बजे के बीच में कह सकते हैं हम, यानी कि सुबह से शाम तक कह सकते हैं हम, 1 महीना कह सकते हैं हम, 1 साल कह सकते हैं हम।
तो कहने का मतलब है कोई भी एक समय अंतराल ले लीजिए तो उसको हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। जो चीजें एक समय अंतराल में मापी जाती हैं या कैलकुलेट की जाती हैं या काउंट की जाती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, फ्लो कहा जाता है। तो फ्लो रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो उस वेरिएबल से रिलेटेड है, उस वेरिएबल को कहा जाता है जो एक पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट किया जाता है। एग्जांपल है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020। 2020 में मार्च के महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ, यानी कि महीना होता है 30 डेज का या 31 डेज का, 31 डेज का या 19 डेज का, जो भी है। तो मार्च के महीने में जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसको अगर हम बोले तो वो हो जाएगा फ्लो। द पीरियड कुड बी अ डे, अ वीक, अ मंथ। यानी कि पीरियड हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, एक वीक भी हो सकता है, एक मंथ भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है और 2 आवर भी हो सकता है। कोई भी पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो लिख रहा है यही नहीं, कुछ भी हो सकता है जो जिसमें अंतर हो, यानी कि अंतराल, ड्यूरेशन। अब उसके बाद स्टॉक एंड फ्लो में थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस हमेशा जब भी हमें किसी चीज का डिफरेंस लिखना हो तो एक सही तरीके से टेबल बना के लिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ बेसिस लिख दिया, यहाँ स्टॉक लिख दिया, यहाँ फ्लो लिख दिया। अब बेसिस में मीनिंग के बेस पर हम दोनों स्टॉक और फ्लो को कैसे डिफरेंस करेंगे दोनों में। तो मीनिंग के बेस पर इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जो स्टॉक है उसको मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी भी एक समय बिंदु पर उसे मेजर किया जाता है। और फ्लो को इट इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसा ऊपर लिखा, ऊपर आपने दोनों को मीनिंग पढ़ ली, तो इसे पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। ये होगी मीनिंग। दूसरा अब किस बेस पर हम इसे इनका डिफरेंस करें। दूसरा है टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन, कौन सा टाइम डायमेंशनल होता है, कौन सा नहीं होता है। कहने का मतलब है किसमें टाइम में अंतर पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, यानी कि किसमें ड्यूरेशन लिया जाता है, किसमें ड्यूरेशन नहीं लिया जाता। तो इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, यानी कि इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता, समय अवधि नहीं होती, यानी कि ड्यूरेशन नहीं होता है किसमें, स्टॉक में। और फ्लो इज टाइम डायमेंशनल, इसमें टाइम डायमेंशन होता है, यानी कि इसमें समय अंतराल होता है, यानी समय अवधि होती है, यानी कि इसमें दो टाइम के बीच का टाइम गैप होता है। और उसके बाद नेचर ऑफ कंसेप्ट क्या है। इट इज स्टैटिक कंसेप्ट, यानी कि स्टैटिक उसे कहते हैं जो स्थिर रहता है, और डायनेमिक कहते हैं जो आगे पीछे होता है। तो ये स्टैटिक कंसेप्ट है। स्टैटिक का मतलब है कि जो हमने एक अमाउंट बता दिया वही है, तो वो स्टैटिक हो गया। जैसे कि 40 स्टूडेंट्स हैं, 10 o'clock यानी कि 10 बजे 10 AM 10 बजे क्लास में 40 स्टूडेंट है, उस टाइम 10 बजे की बात है, उस टाइम वो स्टैटिक कहने का मतलब वो कम ज्यादा नहीं हो रहे, वो एक स्थिर है, यानी कि 40 है। और जो डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट का मतलब है बदलना। जैसे हम कहते हैं 10 से 11 बजे के बीच में क्लास में कितने बच्चे आए, हो सकता है 2-4 बच्चे बाद में आ गए, तो 40 की जगह 50 हो गए, तो वो क्या हो गया, डायनेमिक कंसेप्ट हो गया। डायनेमिक का मतलब है आगे पीछे हो जाना। तो यहां जो फ्लो है वो डायनेमिक कंसेप्ट होता है। उसके बाद है एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2011, अगर 2011 31 मार्च को हमने इंडिया की जो पॉपुलेशन देखी, अगर उसको देखते हैं वो जितनी भी है तो वो स्टॉक कहलाएगी, क्योंकि वो बस उस दिन हम देख रहे हैं, उसी टाइम देख रहे हैं, किसी भी टाइम में उस दिन में देख रहे हैं। और अगर हम ये कहें नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2011 में कितने बच्चे पैदा हुए, यानी कि उनकी संख्या कितनी रही, तो 2011 में
365 डेज होंगे, तो 365 डेज में कभी कम कभी ज्यादा कुल मिला के कितने बच्चे पैदा हुए, तो उसको अगर हमें शो करना है तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ का मतलब है तो राष्ट्र का धन कितना है। धन का मतलब है वो काउंटिंग में आ जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में पॉइंट ऑफ टाइम में हम उसे काउंट करेंगे। तो सपोज वो जितना भी करोड़ या जो भी है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर हम नेशनल इनकम कहते हैं तो इनकम होती है पूरे ईयर की, वो टाइम डायमेंशनल है, उसमें एक साल का पूरा समय है, तो इसलिए उसे नेशनल इनकम इसका एग्जांपल हो जाएगा फ्लो का, कि हम कहते हैं नेशनल इनकम ऑफ 2018-19 में नेशनल इनकम कितनी थी, वो फ्लो का एग्जांपल हो जाएगा।